आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान से भूगोल को लेकर 5वें पार्ट में उपस्थित हैं। आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद एक पार्ट और आएगा। उसके बाद जो पार्ट 1 है संसाधन एवं विकास, वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग दूसरे पार्ट पे चलेंगे। संसाधन में जो भी पार्ट दिया होगा उस पार्ट में हम आएंगे, उसके बाद उसको पूरी विधिवत से पढ़ेंगे। हो सकता है कि अगर हम और भी वीडियो बनाए इस पे पार्ट 1 पे, तो वो अगर 6वें पार्ट या 7वें पर हम जाएंगे तो 7वां का प्रश्न वाला हो सकता है कि प्रश्नाभ्यास हो सकता है। अगर पुनः दिमाग पे नहीं आया या कमेंट में आप लिख के बताइए कि मतलब क्या प्रश्न अभ्यास कराया जाए या नहीं, उस हिसाब से हम कराएंगे। और नहीं तो हम पुनः 6वें के बाद से अगले पार्ट पे चलेंगे। चलिए आते हैं इस पर। हम लोग आए थे संसाधन एवं विकास पाठ 1 में, आज 5वां पार्ट में है और आए थे संसाधनों का संरक्षण। वो हेडिंग है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन जैसे मान लीजिए भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, किसी भी प्रकार से जो मनुष्य के कार्यों में आवश्यकता पड़ने वाले वस्तुओं को ही संसाधन कहते हैं। उन संसाधनों का संरक्षण रख रखाव ही क्या है? संरक्षण। रख रखाव ही संरक्षण है। तो उसको रख रखाव कैसा किया जाए वही हमको इसमें पढ़ना है। देखिए इसमें पुस्तकीय भाषा में क्या लिखा है, जो आप एनसीईआरटी के जो बुक कक्षा 10 वाला पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, तो संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह रहा है कि संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बताइए संसाधन न हो तो व्यक्ति का जो भी गतिविधियां है कैसे चलेगा? अब गतिविधियां मतलब उसका किसी भी प्रकार से, मान लीजिए खेती बाड़ी करना, जमीनें न हो तो खेती बाड़ी कैसे होगा? पानी वाला संसाधन न हो, पानी न हो तो बताइए कैसे क्या होगा? खेती बाड़ी होगा, मनुष्यों का जीवन यापन चल पाएगा? खनिज न हो तो क्या खनिज से जो भी चीजें निकलती हैं क्या वो चीज कुछ निर्माण हो पाएगा? कुछ नहीं। वही चीज कह रहा है कि संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला कह रहा है विवेकहीन और अति प्रयोग से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं भविष्य में। जैसे आज है तो आज हम खूब प्रयोग करें, अति प्रयोग, और विवेकहीन दिमाग गलत लगा के उसका उपयोग करें। जैसे दिमाग लगेबे न करें, जो हमको मिल गया अब बस ही सोचा जाए अब वो हम रियल है, अब इसके बाद से अब जो है सो हम है और ऊ है। उसके बाद अपनी भविष्य का चिंता ही न करें। तो अगर यह धारणा अपना के हम चलेंगे तो आने वाली जीवन में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अगला कह रहा है ये सभी को ध्यान में रखकर संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। मतलब ये सभी चीजें हम ध्यान में रख के उसका संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे हमारे भारतीय विद्वान थे जिन्होंने कहा था संरक्षण पे, संसाधन के संरक्षण पे, जिसमें महात्मा गांधी जी अपना विचार दे रहे हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हम देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखे हैं, यहाँ है पेटी, पेटी भरने के लिए नहीं। अब ये तो महात्मा गांधी जी का विचार था कि हमें कह रहा है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब कह रहा है कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब हम तो इस समय खा के पेट भर ले रहे हैं, लेकिन कुछ आने वाले समयों के लिए हम रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, यह चीजें नहीं हम कर पा रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उसी पर विचार दिया था। जैसे आज के टाइम में लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसमें हमारे देश में काफी समस्याएं ये है कि जिनके घर भोजन है महीनों भर का चलने के लिए, वो भी फोन करके अपना भोजन घर पे मंगा ले रहे हैं। तो ये देखिए एकदम नाजायज काम है और कुछ लोग खाने भी ना मर रहे हैं। एक हमसे ही बात कर रहे थे जो बाहर से
कह रहे हैं कि बताइए हम लोग एक एक टाइम खाना खा के काम चला रहे हैं, और कुछ लोगों को आप टीवी पर देख रहे होंगे, समाचार में ऐसा प्रक्रिया दिखा रहा था। चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे आते हैं। इसी बात पे कहा गया, महात्मा गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा। ऐसा नहीं है कि हमें आज तो पेट भर ले रहे हैं, लेकिन महीनों 2 महीनों आने वाली पीढ़ियों को, उनकी पीढ़ियों को ध्यान में रखा जाए, वो सोच के काम किया जाए। तो भू संसाधन, भू माने होता है पृथ्वी। सीधी सी बात अगर हम कर दें, भू माने तो सीधा सा अर्थ, भू मतलब होता है मिट्टी से लिया गया, जमीन से लिया गया, पूरी पृथ्वी से नहीं। अब पूरी पृथ्वी में जल है, वायु है, मिट्टियां हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ से भू से मतलब है भू संसाधन, यानी मिट्टी वाली जो जमीनें हैं उस संसाधन से। तो देखिए, जो भूमि संसाधन है प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है, और एक प्राकृतिक सबसे बड़ी संसाधन है, जिसमें मनुष्य रह के अपनी सारी गतिविधियों को संचालित करता है। अपना रहना, खाना पीना, खेती बाड़ी, सड़कें, इमारतें, रेल लाइनें, मोटर गाड़ियां जो भी हैं, इसी भूमि पे चल रही हैं। तो भूमि संसाधन हमारे लिए, अर्थात हमारे मनुष्य समाज के लिए या जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम कुछ ये देखें कि कुल अगर भूमि में लगावे, जो मिट्टी वाली संबंधित जो चीजें हैं, उपजाऊ है, लेकिन वो किस प्रकार के, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पठार है, कुछ कृषि करने वाला भूमि है, तो उसमें कह रहा कि जो मैदान है, अर्थात जो समतलीय मैदान है जिसमें खेती बाड़ी करने योग्य है, अच्छी फसलें उगाई जाती हैं, वो 43%। कह रहा है कि जो पठार वाली एरिया 27% है, और उसी में भारत में कह रहा है कि 30% पर्वत है। इस प्रकार से भूमि संसाधन बटे हुए हैं। और उसके बाद से आगे चल के कह रहा है कि भू उपयोग, हम भू का जो भूमि है, जमीन है, उसका उपयोग किस आधार पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और कौन सी भूमि कैसी है, उसको किस प्रकार से हम कर रहे हैं, वो चीज। भूमि का उपयोग उनके प्रकार से किया जाता है। कोई भी भूमि का हम उपयोग करते हैं तो किस प्रकार की है उसी के आधार पर न करते हैं। मान लीजिए 2 भाई हो और जमीन का बंटवारा करनी बात हो जाती है, तो ऊंच का जमीनिया तुम ले लेना और खलवा जमीनिया तुम ले लेना, तो वो नाराज नहीं होगा, कहेगा खलवा के काहे हम लेंगे, वो खराब जमीन है, उसमें पानी लगता है, धनवा हुई नहीं करेगा। अब बड़का कहेगा कि हम नहीं, तुम ही लो, वो कहेगा नहीं तुम लो, अर्थात वो जमीन खराब है। तो उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए पठार है, पठार वाले एरिया में फसल हुई नहीं करेगा, पर्वत वाला एरिया है उसमें हुई नहीं करेगा। तो वही प्रकार है इसमें कह रहा है। पहला है इसमें भूमि का उपयोग उनके प्रकार से किया था। अब प्रकार में हम पहला देख लेते हैं, वन। वन के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। दूसरा चीज है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। मान लीजिए कुछ ऐसी कृषि की भूमि है जो अनुपयुक्त है, कृषि के लिए है लेकिन उपयुक्त नहीं हो रहा है, उसमें कह रहा है कि उसमें ए और बी पॉइंट है। ए में कह रहा है कि बंजर भूमि है तथा कृषि अयोग्य भूमि है। कुछ ऐसे भूमि है जो बंजर है, समतल है, लेकिन फसल हो ही नहीं रहा उस जमीन में। पुनः दूसरे में कह रहा है कि गैर कृषि। गैर कृषि का मतलब आप समझ रहे होंगे, गैर माने दूसरा। एक हम जात पे बता देते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम होते हैं, एक मुस्लिम होते हैं, एक गैर मुस्लिम होते हैं जो मुस्लिम न हो। एक मुस्लिम होते हैं, एक गैर मुस्लिम जो मुस्लिम न हो। उसी प्रकार गैर कृषि, जो कृषि करने लायक है वो तो कृषि है, कृषि भूमि हो गई। और गैर कृषि माने जो कृषि करने लायक भूमि न हो, अर्थात उसमें इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, इस प्रकार की सब चीजें उसमें हैं। तीसरे पॉइंट पर हम देखते हैं, कह रहा है कि परती भूमि के अतिरिक्त। अब परती प्रकार के कुछ भूमि होते हैं, उसमें किस प्रकार के होते हैं, जो परती वाली होती है उसमें भी कई अतिरिक्त प्रकार की भूमि होती है। कह रहा है कि चारागाह वाली भूमि, चारागाह कुछ ऐसा होता है जिसमें घास ओस होते हैं और उसमें फसल हुई पे नहीं करता है, केवल घास के अलावा कुछ नहीं होगा। वृक्षों, बागों वाली भूमि, जो वृक्ष होगा, बागवानी होगा, वो आखिर में जमीनिया फंसबे नहीं किया है किसी न किसी माध्यम में,
मान लीजिए चारागाह के रूप में वो तो जरूरी है, किसी शहरी एरिया में तो है नहीं, गांव में ही सबसे अधिक जमीनें फंसी हुई हैं। तो उस प्रकार से मान लीजिए पशुओं को चरने लायक कुछ तो जमीनें चाहिए। वृक्ष है वो वाला जमीनिया तो फंसबे किया है, बाग बगीचा है वो वाला जमीनिया फंसबे किया है। तो उसमें भी वही कह रहा है कि परती वाली भूमि, पुनः कह रहा है किसी में कृषि योग्य बंजर भूमि, कुछ ऐसे भूमि होते हैं जो कृषि योग्य होता है, खेती बाड़ी करने के लिए होता है, लेकिन वो बंजर हो जाता है। कैसे? कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद कृषि बंद। मान लीजिए वो कृषि होती है, अब खाद माटी जैविक हेन तेन मान लीजिए उर्वरा शक्ति उसमें पड़बे नहीं करेगा, तो 1 साल 2 साल 3 साल बढ़िया फसल हुआ, 4 साल कैसे खींच खांच के चला, 5वें साल के बाद छोड़ दिए लोग, तो जमीनिया क्या हुआ? बंजर पड़ गई। तो यही सब चीजें हैं, साधारण आप लैंग्वेजों में हम बता रहे हैं आपको, जो हर कोई व्यक्ति समझ सकता है बातों को, हर स्टूडेंटों को समझने में आसानी होगी भाषा को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आएगा। पुनः अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, भारत में भूमि उपयोग। अब भारत में भूमि का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि भूमि के बनावट के आधार पर, जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पर। सोचने की बात है, मैंने पॉइंट केवल नोट किया है और डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भूमि की बनावट, अब भूमि की बनावट कहीं ऊंचाई है तो कहीं खाल है, कहीं मान लीजिए पथरीले पथरीली है तो कहीं पहाड़ टाइप का है, कहीं किसी भी प्रकार की है। तो भूमि की बनावट हर भूमिया नहीं प्रयुक्त करेंगे, तो उसी प्रकार से है। और जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं? जैसे निरंतर एक सा मौसम बनाए रखे वो जलवायु होता है। जैसे ठंडी तो खाली ठंडी और ठंडी, और गर्मी तो खाली गर्मी, खाली गर्मी, 12 मास गर्मी वहां पड़े, तो वो वाले एरिया जो होते हैं वो जलवायु के अंतर्गत आते हैं। कुछ मृदा वाली है, मृदा माने वो भूमि जिसमें फसल हो जाती है। मान लीजिए जमीन की ऊपरी वाली जो इतनी मोटी कुछ भूमियां होती हैं, उसमें खेती बाड़ी में जैसे मान लीजिए हम कोई भी फसल उगाते हैं, उग जाती है, उसे मृदा कहते हैं, मुलायम मिट्टियों को जिसमें फसल उगती है। तो इस प्रकार की मिट्टियां कई प्रकार की बांटी गई हैं। इसमें कह रहा है कि मानवीय कारक, इसमें कई प्रकार के भूमि में उपयोग में मानवीय कारक भी है। जैसे मान लीजिए मानवीय कारक मतलब क्या? वो भूमियों का उपयोग कर रहे हैं लोग, कुछ ऐसे एरिया होता है उसमें बहुत लोग बसते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। कहते हैं, देखिए हे एरियो में कितना गांव है, हे एरियो में है तने जमीनिया में कितना शहर है, कितना घनी आबादी, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो ये सब चीजें हैं मानवीय कारक में। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब कम में एरिया में ज्यादा लोग रहे, कम ही एरिया में ज्यादा लोग रहे, वो घनत्व होता है। उसकी सीधा डिफिनेशन ये होता है कि प्रति किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, अधिकतम 1 किलोमीटर में अधिकतम से अधिकतम निवास करने वाली लोगों की संख्या ही जनसंख्या है। कहने का मतलब हम इतना छोटा सा बोर्ड में इतना कुछ लिख दिए हैं, ये अक्षरों का डेंसिटी हो गया। डेंसिटी माने घनत्व, तो इसका ये घनत्व मतलब कम ही एरिया में इतना लोग प्रति किलोमीटर वर्ग, वर्ग मतलब जो आमने सामने सब बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, तो इतने ही में जितनी जनसंख्या निवास करती है, 1000 जनसंख्या निवास करने वालों को उसके ये घनत्व बोलते हैं। चलिए हमको घनत्व ज्यादा नहीं समझाना है। प्रौद्योगिकी, उसमें मान लीजिए कुछ तकनीकें चीजें जो मनुष्य के उपयोग के लिए, कल कारखाने, फैक्ट्रियां, उद्योग, ये सब उन जमीनों में लगाई गई हैं। क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षमता। अब संस्कृति और परंपराओं के आधार पर हमारी जो कुछ ऐसी हैं कि जो चली आती हैं, उस आधार पर, जैसे हई जमीन हेकरे लिए छूट गया, हई जमीन हेकरे लिए छूट गया, हई मंदिर रहेगा तो मस्जिद रहेगा तो ग्राम समाज के लिए रहेगा। वही संस्कृति और परंपराओं के आधार पर यह भूमि का उपयोग होता है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है हमारा पूरा भारत का एरिया, लेकिन 93% भाग के आंकड़े ही उपलब्ध है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग, लेकिन जो हमारे देश में भूमि का उपयोग के लिए उपलब्ध है उसके आंकड़े हैं वो मात्र 93% है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुछ हिस्से पाकिस्तान, चीन, पूर्वी प्रदेशों के आंकड़े नहीं है। जैसे मान लीजिए
पाकिस्तान अधिकृत है, कुछ कुछ चाइना अधिकृत जमीनें हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कह रहा है कि पूर्वी देशों में असम को केवल छोड़ के, चाहे मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन सब जैसे प्रदेशों में अभी इसका कोई आंकड़े ही नहीं है कि मतलब वो जमीनें किस प्रकार से कितना उपयोग में आती हैं। कह रहा है कि भारत में 54% भूभाग पर खेती होती है। भारत में 54% भूभाग पे खेती होती है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कितना किस किस लिए यूज होता है, आप पढ़े हैं, समझे ही होंगे। पंजाब हरियाणा में 80%, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम के क्षेत्रों में 10% से भी कम। बात कहने का मतलब है कि हमारे ही भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 80%, जैसे पंजाब हरियाणा, खेती होती है, बहुत अच्छी खेती होती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं उस राज्य में मात्र 2% खेती होती है। तो वो पूर्वी जैसे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम के क्षेत्र हैं, मात्र 2% खेती होती है। बाकी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ 80%। आप पंजाब के रास्ते जाएंगे तो आप देखेंगे गेहूं के समय में या धान के समय में पूरा जितना नजर आपको जाएगा उतना सारी की सारी एकदम धान गेहूं ही दिखता है। तो इस प्रकार से, और पुनः कह रहा है कि अगला इसमें कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा 33% भौगोलिक क्षेत्र ही है। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति मतलब जो राष्ट्रीय वन नीति मतलब आंकड़े इकट्ठा किए गए थे वन का, वह भारत में 1952 के तहत, 1952 में, अब नहीं, कह रहा है कि 1952 के द्वारा 33% भौगोलिक क्षेत्र ही है वन के, जंगल के। इसमें कह रहा है वनों से तमाम लोगों की आजीविका चलती है। बताइए, वनों से आप खुद सोच सकते हैं कि तमाम लोगों की आजीविका चलती है। कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे सामुदायिक लोग हैं, ऐसे समुदाय के लोग हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों से ही अपनी लकड़ियां बेचना, कुछ भी उपलब्ध करना उसी से होता है। और उतना ही नहीं, और भी तमाम लोग हैं जो जंगलों से। पुनः कह रहा कि अगले मुख्य हेडिंग पे हम आ रहे हैं कि भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भू निम्नीकरण, निम्नीकरण माने कम होना, जमीन का कम होना। भारत का जमीनिया जितना हैया हैया है, जनसंख्या बढ़ रही है दिन रात, दिन दुगुना रात चौगुना। सबको घर की जरूरत है, हर परिवार में लोग बिखर रहे हैं, पुराना घर छोड़ के नौका घर बना रहे हैं। सरकार आवास देने पर तबाह है, तब उस लोगों की आवास चाहिए। इक्के में है तब वो लोग कागज बनवा ले रहे हैं, हम अलग हैं, हमको भी आवास चाहिए। सरकार किसको किसको दे? नौकरी सबको चाहिए, किसको किसको दे? लेकिन सरकार तो नौकरिया फार्म निकाल ही रही है, कहती ही है अपनी तैयारी बना के आओ यहाँ लड़ो और ले लो। वो तो देती ही है कि आओ आप लो, आप उसको दोष नहीं दे सकते। तो कह रहा है कि भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। कम हो रही है जमीनें, किस किस कारण से कमी हो रही है, तो उसका विवरण हम आप पे छोड़ देते हैं कि जमीन का कम होना आप खुद समीक्षा करेंगे अपने दिमाग से, और उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं जमीनों का, जो आप तमाम पीछे भी पढ़े हैं कि इस प्लानिंग के द्वारा हम संरक्षण कर सकते हैं। तो फिलहाल ये भूमि क्या है, भूमि से 95% आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। भूमि से, चाहे वो खेती बाड़ी किसी भी प्रकार का हो, मैंने एक बार और जिक्र किया था इसी में कि चाहे वो खेती बाड़ी करना, गाड़ी मोटर, चाहे जो भी है, जो भी मानव की गतिविधियां हैं, चाहे जीव जंतु की, सब भूमि पर ही होती है। तो 95% आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, उसके बावजूद भू की निम्नीकरण हो रहा है। अब इतना जानते हुए भी भूमि कम हो रहा है, उसकी तमाम समस्याएं हैं, जिसके अनेक कारण हैं, और उस कारणों को हम समीक्षा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी उससे जुड़े हैं। अपना खुद दिमाग लगाइए ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बचाव के उपाय अब आपको सोचने हैं। हम अगले हेडिंग पे आएंगे, मृदा संरक्षण। मृदा माने वह मिट्टी जिसमें खेती होती है और जिसमें फसल उगा लिए जाते हैं, वह मिट्टी, वह भूमि जो मुलायम होती है, उस वाली भूमि को हम मृदा कहते हैं। चलिए उसके बाद से अगले हम 6वें पार्ट में आएंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें,
और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो जो भी इस तरह से बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में।